सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अंशु भट्ट और पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कई क्वेरीज आ रही थी एक कॉम्प्रिहेंसिव हॉलिस्टिक यूपीएससी प्रिपरेशन प्लान को लेकर कि अगले साल के लिए दैट इज़ 2025 हमारी यूपीएससी स्ट्रैटेजी किस प्रकार होनी चाहिए और उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे कि आपको टेस्ट सीरीज़ कब देनी है, क्या आपको कोई एक स्पेसिफिक प्लान फॉलो करना है। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एट अ लेंथ। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्ट्रैटेजी होगी ये मैं उस हिसाब से बताऊँगा। अगर मुझे अगले साल के लिए एग्ज़ाम देना होता और मुझे आज से शुरू करना होता तो मैं कैसे करता, और अगर आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट है और स्पेशली अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या फिर आपको बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो मुझे लगता है जो ये 9 महीने में ख्याल से अगली मई में है एग्ज़ाम प्रीलिम्स का, 25 मई जहाँ तक मुझे याद है। तो मुझे लगता है कि आप आराम से वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर जो मेंस और प्रीलिम्स के बीच में 3 महीने का गैप रहता है उसमें भी अच्छी खासी मेंस की प्रिपरेशन हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके पास बहुत टाइम है और आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और आप ऐसे ना सोचें कि अभी आप प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करेंगे, बहुत लेट हो गया। और स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी प्रीलिम्स लिखा था लेकिन वो पास नहीं कर पाए, और फिर होता है ना प्रीलिम्स हम लिखते हैं उसके बाद काफ़ी सारे दिनों का गैप छूट जाता है क्योंकि हम लोग पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमें लगता है अरे प्रीलिम्स नहीं हो पाया, अब हम क्या करेंगे। तो इसी चीज़ों में हम लोग कई दिनों तक रह जाते हैं और फिर कई सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ चलो आज से अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है टाइम कम है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास काफ़ी टाइम है, तो ये अगले प्रीलिम्स के लिए आपके लिए आराम से हो जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। तो मेरी अप्रोच जो रहती है मैं एंड से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा आपको पैराडॉक्सिकल ज़रूर लगेगा ये। चलो हम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, दैट इज़ अभी के लिए हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि अगले मई में होगा। तो जहाँ तक मुझे याद है वो है 25 मई 2025 में जो नेक्स्ट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो मैं क्या करता था, मैं 120 दिन का ब्लॉक जो होता है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी के लिए रखता था। तो अगर आप अभी देखें आज से 25 मई के बीच में जो दिन है हमारे पास, वो है हमारे पास 277 डेज़। तो मतलब आपके पास 277 डेज़ हैं जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ाई के लिए 120 दिनों का ब्लॉक अलग रख दूँगा। ठीक है, और वो 120 दिन में आपको ऐसे करना है कि जितने भी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे आप देखिए हिस्ट्री होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, प्लेसेस इन न्यूज़ होता है, ज्योग्राफी होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स होती हैं, तो 120 दिनों में ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है उस टाइम। ठीक है, क्योंकि आपने एक बार सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें आपको उन 120 दिनों में रिवाइज करनी है। और वो 120 दिन में भी आपको 60 दिन पहले वो रिवाइज करना है, फिर 30 दिन में रिवाइज करना है, फिर 15 दिन में रिवाइज करना है। तो इस तरह से आपको करना है। ये प्रीलिम्स की जो रिवीजन स्ट्रैटेजी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ और अब प्रीलिम्स पास आएगा तो शायद हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी की कॉम्प्रिहेंसिव ये 1 ईयर प्लान अगर आप कहें तो इसको वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके पास 277 डेज है, आपने 120 दिन का ब्लॉक आपने अलग रख लिया प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए। और इसमें ये जो 20 दिन होंगे, शुरू के 20 दिन होंगे जो वो दिन होंगे जब आप ट्रांजिशन कर रहे होंगे अपनी मेंस की प्रिपरेशन से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की तरफ। और जो हम लोग इसको डिफरेंट साइलोज में नहीं बांट सकते क्योंकि कई बार क्या होता है, आप GS4 का कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, आप GS4 के लिए कुछ सिविल सर्विसेज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कई बार उसमें से ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाता है। तो जब आप मेंस का भी पढ़ें तब आप ये भी सोचें कि उसमें से भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए आ सकते हैं। तो आपको एक कवरेज हॉलिस्टिकली करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टिल हम लोग फॉर आर ईज हम कहते हैं कि 120 दिन हम लोग सिर्फ फिल्म स्पेसिफिक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अगर आप अब ये 120 दिन 277 में से हटा दें तो आपके पास मोटा मोटा बचेंगे 157 डेज। अब इन 157 डेज में से ये 60 दिन आप अलग हटा दीजिए, क्योंकि आपको ही पता है कई बार आप थोड़ा स्लैक करते हैं। ठीक है, कई बार कुछ इमरजेंसी हो जाती है, उस दिन आप नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो आप ये 7 दिन तो बिल्कुल ही अलग कर दीजिए। और ये जो 150 दिन बचे हैं इसमें से मैं कहूँगा कि 10-20 दिन आप ऐसे अलग निकाल दीजिए जिसमें आप कम पढ़ेंगे, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और फिर उस हिसाब से प्लान बनाइए। तो अब जो ये 150 दिन हमारे पास बचे हैं हम इसके हिसाब से अब चलेंगे। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो मैं कहूँगा 150 दिन में जो है आप इस टाइम आपको मेंस का या तो सिलेबस आप कंप्लीट कर ले, आपने नहीं करा है, या फिर आप सिलेबस रिवाइज कर लें। तो अगर मैं होता आपकी जगह तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती, मैं इन 150 दिनों को 30-30 दिन के ब्लॉक्स में बांटता।
ठीक है। 30-30 दिनों के ब्लॉक्स में बांटता हूँ और शुरू के जो 30 दिन है उसमें मैं ऑप्शनल करता सबसे पहले, क्योंकि अभी मुझे पता है प्रीलिम्स आने में बहुत टाइम है, मेंस आने में बहुत टाइम है, तो मुझे एक बार अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो मैं उन शुरू के 30 दिनों में अपना ऑप्शनल करता। और ऐसा नहीं है कि शुरू के 30 दिन में आप ऑप्शनल करें तो आप सिर्फ ऑप्शनल ही कर रहे हैं। जैसे आपको मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम ऑप्शनल में लेना है, उसके बाद आपको लगे कि हाँ 5 मिनट बोलूँगा कि 2 घंटे या 3 घंटे आपके पास बचे हैं, तो उसमें आप कोई ऐसा टॉपिक देख लें जो आपको अच्छे से नहीं आता, या आपको कोई टॉपिक पसंद है उसके बारे में कुछ आप पढ़ लें, तो आप वो कर सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि 30 दिन में आपका जो ऑप्शनल है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्पेशली 20 दिन में आपने सारा रिवाइज कर लिया और 10 दिन आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। और ऐसे नहीं करना कि 20 दिन शुरू के 20 दिन पढ़ रहे हैं, लास्ट के 10 दिन आंसर राइटिंग करें। यू कैन डू दैट। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सुबह आपने पढ़ाई करी, शाम को आपने थोड़े आंसर सीख लिए, ठीक है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। फिर जो नेक्स्ट 30 दिन होते हैं उसमें मैं कवर करता GS4 और एसए। हाँ, तो मैंने जब अपना GS4 पढ़ा था तो मैंने GS4 और एसए के लिए साथ साथ पढ़ा था। तो मुझे लगता है क्योंकि कई सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं, कई सारे कोटेशंस होते हैं जो हम लोग दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है एनेक्डोट्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगले जो 30 दिन है उसमें मैं पढ़ता है GS3, क्योंकि GS3 में कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि फिल्म्स में नहीं आते। जैसे आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं, कई मतलब इंडायरेक्टली हो सकता है आ जाए, लेकिन डायरेक्टली बहुत कम ही होता है कि आप फिल्म्स में उनके क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट 30 दिन मैं करता अपना GS3। उसके बाद जो 30 दिन होते हैं उसमें मैं फोकस करता कि मैं अपना GS2 स्पेशली जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करूं, और जो और उसमें पार्ट्स होते हैं, सिविल सोसाइटी का पार्ट हो गया, NGO का पार्ट हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया, वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से कर लूँ। क्योंकि जो लक्ष्मीकांत और कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ें वो आप जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे उस टाइम रिवाइज तो करेंगे, तो इन 30 दिनों में आप वो ज़्यादा फोकस रखेंगे। जो और टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते उन पर ज़्यादा फोकस करें। और फिर जो लास्ट के 30 दिन होते हैं उसमें मैं अपना फोकस रखता कि GS1 स्पेशली सोसाइटी और जो उसमें वुमेन का टॉपिक हो गया, ठीक है, इन सब टॉपिक्स को मैं अच्छे से करता हूँ। फिर लास्ट के जो 10-15 दिन बचते हैं उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपना निपटा लेता, क्योंकि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स में भी आते हैं। फिर 20 दिन आपको ट्रांजिशन में लगेंगे फुल ऑन प्रीलिम्स के मूड में आने के लिए। फिर आपके पास 100 दिन करीब बचेंगे प्रीलिम्स के लिए। फिर आप उस 100 दिन में जैसे आपने फिर प्लान बनाएंगे कि 30 दिन में मैं सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट करूंगा, इतने टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, फिर 15 दिन में फिर से सिलेबस कंप्लीट करूंगा, रिवीजन करूंगा। तो फिर इस तरह से आप अपना प्लान बना सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको प्लान बनाने के लिए सबसे पहले अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और उन ब्लॉक्स को आपको अपने गोल्स सेट करने पड़ेंगे उन ब्लॉक्स के लिए। तो अगर आप इस चीज़ को देखें, ये होता है बर्ड्स आई व्यू आप ले रहे हैं हर चीज़ का, ठीक है। तो आप इसको एक तरह से मैक्रो प्लानिंग भी कह सकते हैं कि आपने 1 साल का या 9 महीने का ऐसे प्लान ओवरव्यू बना लिया है, और मोटे मोटे बड़े बड़े गोल्स आपने सेट कर लिए कि इतने दिनों में आपका ये काम हो जाना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक तो आप अपने फ़ोन में काउंटडाउन टाइमर आता है, उसको आप डाउनलोड कर लें और उसमें प्रीलिम्स की या मेंस की जो भी डेट है आप सेट कर लें और देखते रहें कि कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं। दैट वुड रियली हेल्प योर प्रिपरेशन। और उसके बाद मैं क्या करता था, मेरे पास एक कैलेंडर था, उसको मैं कहता था मोमेंटो मोरी। मोमेंटो मोरी इज़ अ लैटिन फ्रेज जो मतलब हमको कहता है कि डेथ इज़ इमिनेंट। तो उसका मतलब बेसिक मीनिंग यही होता है। तो मैंने पेपर पे प्रिंट करा हुआ था, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या था, जैसे ये पेपर है तो उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते थे। अगर 277 डेज बचे हैं तो उसमें 277 ब्लॉक्स होंगे, और हर दिन मैं उस एक ब्लॉक को ब्लैक मार्कर से या ब्लैक पेन से काट देता था। तो मुझे पता लगता रहता था कि मेरे इतने दिन जा रहे हैं और मेरे पास इतने दिन बचे हैं। तो मुझे लगता है आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक रहेगा कि हाँ हमारे दिन कम हो रहे हैं और हमारा जो डेट है वो पास आ रहा है। ऑल्दो लोग तो अपनी पूरी लाइफ के लिए वो एक ऐसा कैलेंडर, बड़ा सा कैलेंडर अपनी दीवार पे टांग के रखते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक को कैलेंडर बनाया था। आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो मैं एक बार टैग भी कर दूँगा। तो आप वो डाउनलोड करके वो प्रिंट कर सकते हैं। उसमें जो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हैं उसको पहले ही ब्लैक कर दें नीचे वाले, और ऊपर से फिर आप चलते रहें लाइन बाई लाइन। और उसके बाद आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप आएगा पास में, आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद लगभग आप माने तो 3 महीने या 100 दिन का गैप रहता है मेंस और प्रीलिम्स के बीच में। तो फिर उस टाइम आपको क्या करना है, शुरू में ही आपको करना है, जब तक रिजल्ट नहीं आता, तो मैं कहता हूँ जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक या तो आप GS4 कंप्लीट कर लें या अपना ऑप्शनल रिवाइज कर लें। और आप कोशिश करें कि जो शुरू के 3 या 4 दिन है उसमें थोड़ा सा रेस्ट ले लें। उसके बाद फिर आप रोज़ आंसर राइटिंग शुरू कर दें। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आप रोज़ लिखें, चाहे आपको आता हो, आपको नहीं आता हो, आपको लगता है नहीं और पढ़ने की ज़रूरत है, फिर भी आप 10 क्वेश्चन कम से कम रोज़ लिखें और थोड़ा सा देखें कि हाँ कहाँ पे इम्प्रूव हो सकता था,
फिर मैंने और वीडियोस बनाए हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको रिवीजन करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको करनी है अपनी मेंस के लिए। और इसमें मुझे लगता है 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 इज़ आंसर राइटिंग, नंबर 2 इज़ रिविजन एंड नंबर 3 इज़ शॉर्ट नोट्स। तो ये तीनों आपके पास रहेंगे तो मुझे लगता है मेंस की आप आराम से निकाल ही लेंगे। और अब हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आते हैं। ये था कि व्हेन टू टेक टेस्ट सीरीज़। तो अगर आपको मेंस की टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो मैं तो कहूँगा कि जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप होता है उसी टाइम आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ लें। आपको पहले लेनी है आप ले सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन उस टाइम पहले अगर आपके जैसे ये टाइम है, इस टाइम आप आराम से PYQ सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन रिव्यू योर क्वेश्चंस योरसेल्फ। तो मैं लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको लेनी है तो आप ले भी सकते हैं, वो अगर आपको लगता है कि बेनिफिट करेगी तो प्लीज़ गो एड एंड उसको ले लें। और फिल्म्स की अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो अगर मई में एग्ज़ाम है तो मुझे लगता है आप जनवरी से भी शुरू करेंगे तो आई थिंक इट इज़ वेल एंड गुड। कई बच्चे होते हैं आज से ही शुरू कर देते हैं, वो भी आपको लगता है कि नहीं मैं करता हूँ तो आप कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन मैं क्या करता था, मैं जनवरी से ही शुरू करता था। ऐसा नहीं कि 1 साल पहले से ही फिल्म्स की टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दी। जनवरी से आप स्टार्ट करो आराम से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लगाओ, मई में थोड़े ज़्यादा टेस्ट दे दो, उसके बाद एग्ज़ाम लिख लो आप, ठीक है। तो आप ये टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। और जैसे कि मैंने काउंटडाउन टाइमर का बताया था, हाँ अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप प्रिंट करके रख लो और उस सिलेबस में से आप एक बार जब स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, आप देखो कि कई बार होता है ना नोट्स में हॉलिस्टिकली कवर नहीं होती चीज़ें, कई सारी चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जैसे हो गए, हो सकता है आपको नोट्स में ना मिले या हो सकता है उसकी कम इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन आप सिलेबस में देख रहे हैं कि एज अ वर्ड वो मेंशन है तो उसको आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए, आपको आराम से मिल जाएगा। और जो ये प्रिपरेशन की मैं बात करूँ, मुझे लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको प्लान बनाना है, मैक्रो प्लान जैसे आपने बना लिया, फिर हर दिन का या हर हफ्ते का आपको एक माइक्रो प्लान बनाना है कि ठीक है शुरू के 30 दिन मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ तो मेरा जो पेपर 1 है वो शुरू के 10 दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए और जो मेरा पेपर 2 है वो बाद के 20 दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा पेपर 2 थोड़ा वीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैं यार कर सकता हूँ, आई कैन डाउनलोड कोई एक्सेल शीट किसी ने बनाई हो, ठीक है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके नीचे अपना कॉपीराइट डाल के कुछ भी करके मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसका ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। डाउनलोड करके आप रख लोगे, हो सकता है आप प्रिंट करके रख लो, उसको पढ़ो, आपका भी कुछ भला नहीं होगा उससे, मेरा भी कुछ भला नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप बैठो, ठीक है, एक मैक्रो प्लान तो बना लो, लेकिन फिर वो माइक्रो प्लान है वो जैसे 30 दिन का आपको माइक्रो प्लान बनाना है तो एक दिन बैठो और थोड़ा थोड़ा कभी 10 दिन का इस तरह से प्लान्स बना लो। और फिर जैसे कल के लिए आपको बनाना है प्लान तो आज रात सोने से पहले देख लो कि कल में क्या क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से बना के रख लो। मैं आपको प्लान बना के दे दूँ, मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपको उससे कुछ भला होगा नहीं, तो आपको ही प्लान बनाना है, अपने लिए प्लान बनाना है और उसके बाद यू हैव टू स्टिक टू दैट प्लान। कई बार ऐसा होगा कि आपका जो आपने प्लानिंग करी है, जो आपने गोल सेट करें, यू वोंट बी एबल टू अचीव इट। उस टाइम रात को सोते टाइम हो सकता है आपको एंग्जाइटी भी हो कि यार आज का गोल कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आपने कुछ रिजर्व डेज रखो और अच्छा एक प्लान वही होता है कि आप मतलब इतने आप एम्बिशियस गोल सेट करो, आप पहुंच नहीं पा रहे हो उस तक, लेकिन आप कोशिश करो, दैट इज़ गुड थिंग इन इटसेल्फ, ठीक है। तो इतना भी टेंशन नहीं लेनी कि अरे यार हुआ नहीं, बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए आज का प्लान, आज के गोल सेट आपने करे थे वो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जो आपने 30 डेज का गोल करा है वो 30 से 35 डेज तक तो चल जाएगा, लेकिन 30 से 40 डेज नहीं होना चाहिए। तो दैट यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है। और आपको प्लान बनाना है, देन यू हैव टू स्टिक टू दैट प्लान एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ना डिसिप्लिन की, हम कहते हैं यार डिसिप्लिन, आप मतलब आप सुनते हो ना कि डिसिप्लिन, तो एकदम से वो याद आता है स्कूल के दिन है, पीटी वाले सर हैं, वो देख रहे हैं नेल्स किसके बड़े हैं या बाल किसके बड़े हैं, फिर मारते भी हैं कई सारे टीचर्स। तो डिसिप्लिन के नाम से वो याद आता है, डिसिप्लिन के नाम से आपको वो याद नहीं आना चाहिए। डिसिप्लिन के नाम से आपको याद आना चाहिए डेविड गॉगिंस, सुबह सुबह 4 बजे उठ के दौड़ रहा है वो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं उसे दौड़ने की, कोई से नहीं कह रहा कि तुम दौड़ो, लेकिन ही इज़ अप देयर, ही इज़ रनिंग एंड ही इज़ रनिंग फॉर हिमसेल्फ। तो ऐसे जो डिसिप्लिन होता है ना, वो ट्रू डिसिप्लिन तभी है जब अंदर से आए। बाहर कोई डंडा लेके बैठा है, आप पे इन्फोर्स कर रहा है, दैट इज नॉट डिसिप्लिन। जब तक वो डिसिप्लिन खुद से नहीं आता, हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, जब तक वो नहीं आता ना तब तक कोई फायदा नहीं है। और जब तक आपकी लाइफ बोरिंग नहीं हो जाती इस एग्जाम की वजह से, होता है ना, कई होता है कि यार हमारी लाइफ तो बहुत बोरिंग है, कुछ नहीं होता है, वो दोस्त कॉल करते हैं कि हेलो हाँ अंशुल क्या चल रहा है, तो कुछ नहीं यार वही चल रहा है, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, वो जो होता है हमेशा, ऐसा तो कुछ नहीं, तुम सुनाओ, वो बोलता है मेरा भी कुछ नहीं, तुम सुनाओ, वो बोलता है नहीं तुम सुनाओ। तो अगर आपकी ज़िंदगी ऐसे चल रही है, आई वुड से कि यू आर ऑन द राइट पाथ। जितनी आपकी ज़िंदगी नॉर्मल होगी, जितनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बोरिंग होगी, स्पेशली ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन फेज, मुझे लगता है कि आपका प्लान उतना ही बेटर है।
ठीक है। तो आपको ये देखना है, आपको प्लान बनाना है, यू हैव टू स्टिक टू दैट प्लान, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और बीच बीच में थोड़े ब्रेक्स भी लेते रहो, दिन में भी ब्रेक लो, मतलब पर डे भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो कि शाम को आप थोड़ा टहलने चले गए, थोड़ा सा आपने साइकिलिंग कर ली, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, गाने सुन लिए, दोस्तों से बात कर ली, घर वालों के साथ बैठ गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी करो, क्योंकि क्या करोगे ना यार, आप पढ़ते रहोगे 24 घंटे, तो आप बर्नआउट हो जाओगे। जो और एस्पिरेंट्स होंगे ना, आप उनसे भी पूछना, जो वेटरन्स होंगे वो बताते हैं कि यार हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिए, फिर एग्ज़ाम वाले दिन हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट में यार मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचो यार मुझसे कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमेशा खुद पे विश्वास रखो कि आप कर सकते हो। और यार छोटी सी बात है, ये छोटा सा एग्ज़ाम है, नहीं भी करा तो क्या हो गया, है ना। दुनिया में और भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर आपके अंदर वो चीज़ है, आपके अंदर वो हार्डवर्क है, हार्डवर्क करने की क्षमता है, आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे, चाहे यूपीएससी में ना जाओ, कहीं और जाओ, यू विल डू वेरी ग्रेट एंड विल मेक द नेशन प्राउड। दैट वाज ऑल, थैंक यू।